55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम हमारी आज की नशिस्त का आगाज करते हैं। मैं चाहूंगा कि आगाज में चाहूंगा कि साबिर गौहर साहब जो है तो अपने तो बड़े अदब इकराम के साथ साबिर गौहर साहब आप लोगों के रूबरू अपने अफसाने सोसाइटी का प्लेट नंबर 406 रोशनी से जगमगा उनकी मौसीकी के साथ करीब दर्जन भर गोले रखा कर रहे थे। सामने टेबल पर एक खुशनुमा केक रखा जिस पर 2 मोमबत्तियां अलसी हुई। राजेंद्र शर्मा बार बार खिड़की से बाहर झांक रहा था। वो अपनी बीवी भावना का मुंतजिर था। आज ये दोनों शादी की दूसरी सालगिरह मना रहे थे। भावना मुंबई में जीवन वाहनी हॉस्पिटल में नर्स थी। अपनी शादी की सालगिरह पर वो हॉस्पिटल जाना नहीं चाहती, लेकिन कुछ इमरजेंसी की वजह से इसे जाना पड़ गया। पार्टी का मुकम्मल इंतजाम हो चुका था, दोस्तों को दावत भी दी जा चुकी थी, इसलिए प्रोग्राम मुलतवी करने के बजाय ताखीर से करने को तरजीह दी गई। यही वजह थी कि वो बार बार खिड़की से झांक कर भावना की राह तक रहा था। राहुल ने करीब आकर पूछा, राजू भाभी जी आई नहीं अभी तक? हाँ यार, पता नहीं क्या इमरजेंसी आ गई। इसने तो आज हॉस्पिटल की छुट्टी ले ली थी। सब इंतजाम भी खुद ही किया था कि अचानक हॉस्पिटल से बुलावा आ गया, सारा मजा किरकिरा हो गया। राहुल ने तपाते हुए कहा, डोंट वरी राजू, भाभी जी जीवन वाहनी हॉस्पिटल की सबसे सीनियर और बिजी नर्स है, आ ही जाएंगे, हम एंजॉय कर रहे हैं ना, तुम टेंशन मत लो, कहता हुआ मौसीकी की धुन पर झूमता आगे बढ़ गया। राजू अभी खिड़की से बाहर झांक ही रहा था कि भावना रिक्शा से उतरती दिखाई दी। खुशी की एक लहर इसके चेहरे पर आई और चली गई, क्योंकि रिक्शा ड्राइवर से जिस अंदाज में घुल मिल कर बातें कर रही थी, उसकी सारी खुशी काबू हो गई। उसने रिक्शा ड्राइवर से कुछ कहा। ड्राइवर ने इनकार में सर हिलाया और वापस रिक्शा में बैठ गया। भावना अक्सर इसी रिक्शा से घर तक आती थी। राजेंद्र भी कई मरतबा इसी रिक्शा से सफर कर चुका था। रिक्शा वाला करीब ही कहीं रहता था, इसलिए राजू भी इसको पहचानने लगा था। वो अपने हुलिया और रखरखाव से मुस्लिम दिखाई देता था। वो कीनातुल नजरों से इन दोनों को देख रहा था। भावना तेजी से गेट की तरफ बढ़ी। अब पार्टी पूरे शबाब पर थी। मौसीकी की धुन पर तमाम लोग झूम झूम कर रक्स कर रहे थे। ठीक 10 बजे राहुल ने सबको मुखातिब किया। हमारे प्यारे दोस्त राजेंद्र शर्मा और इनकी धर्मपत्नी भावना जी, जो कि मुंबई के जीवन वाहनी हॉस्पिटल में इंचार्ज नर्स है, इनकी शादी की दूसरी सालगिरह पर यह पार्टी रखी गई। दोस्तों, अपनी जिंदगी के इस अहम दिन पर भी भाभी जी अपनी ड्यूटी अंजाम देकर लोगों की सेवा कर रही है। हमारी दुआ है कि जिस तरह हंसते खेलते ये 2 साल गुजरे, इनका बाकी जीवन भी एक दूसरे के सुख और दुख बांटते हुए गुजरे। राहुल ने इतना कहकर राजेंद्र और भावना को केक काटने की दावत दी। दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले आगे बढ़े और जलती हुई मोमबत्ती फूंक मारकर बुझा दी। सबने तालियां बजाते मुबारकबाद दी। कुछ ख्वातीन ने भावना को गले लगाया, किसी ने राजू से शेक हैंड करके मुबारकबाद दी। फिर राहुल ने अमित को आवाज दी। अमित और सचिन एक बड़ा सा गिफ्ट पैक उठाकर लाए और दोनों को दे दिया। अभी भावना गिफ्ट पैक को रखने की जगह ढूंढ ही रही थी कि राजेंद्र शर्मा ने तमाम दोस्तों को आवाज दी, लिसन एवरीबॉडी, अपनी शादी की दूसरी सालगिरह पर मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि मैंने इंद्रधनुष हाउसिंग सोसाइटी में वर्षों से जारी अंकुश एकेडमी की मेंबरशिप कबूल कर ली। इसके एवज मुझे एक मोटी रकम मिली है। इस रकम को यादगार बनाने के लिए मैंने अपनी कुछ रकम मिलाकर हीरे की एक अंगूठी खरीदी, जो आज हमारी शादी की सालगिरह पर अपनी पत्नी को दे रहा हूँ। एक साथ कई आवाजें गूंजी, अरे वाह, बहुत खूब, कितने की है, इतना कीमती तोहफा, वाह भाई वाह। इनमें ही एक आवाज थी,
ये अंकुश एकेडमी क्या है। राजेंद्र शर्मा ने सवाल करने वाले की तरफ देखा। वो सचिन की आवाज थी। राजेंद्र शर्मा ने इसे मुखातिब करते हुए कहा, देश में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिससे हमारा धर्म संकट में और हिंदू खतरे में है। अंकुश एकेडमी का मेंबर बनने के बाद एकेडमी हमें धर्म के रक्षा के लिए पाबंदी अहद करती है। जान जोखम का काम है, इसलिए बड़ी रकम भी दी जाती है ताकि माली परेशानियों के बाइस हम अपना अहद ना भूल जाए। नीरज पवार ने राजू की बात काटते हुए कहा, मुल्क में 80% हिंदू होने के बाद भी हिंदू खतरे में क्यों है। हुकूमत की बागडोर से लेकर फौज, पुलिस और अदालतों तक तो हिंदुओं की अक्सरियत है, फिर हमारा धर्म क्यों संकट में है। मुसलमान भी इस देश का हिस्सा है। ये सब सियासत की बातें, हमें इनका शिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन राजू ने इसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अंकुश एकेडमी का कसीदा पढ़ेगा। इंद्रधनुष हाउसिंग सोसाइटी के बेसमेंट में अंकुश एकेडमी की मीटिंग जारी थी। एकेडमी चीफ वही सब बातें दोहरा रहा था जो गुज़िश्ता रात राजेंद्र शर्मा पार्टी में बोल चुका था। फिर चीफ ने बात मजीद आगे बढ़ाते हुए कहा, इनकी तेजी से बढ़ती आबादी का इलाज इनकी लड़कियों को फांस कर धर्म परिवर्तन भी है। मुमकिन है वो भी ये तरीका अपना कर हमारी लड़कियों को फांस दे, जिसको हमारे लोगों ने लव जिहाद का नाम दिया हुआ है। इतने सुनते ही राजू शर्मा का माथा ठनका। उसके जहन में फौरी तौर से रिक्शा ड्राइवर और भावना की तस्वीरें घूमने लगी। अरे साला, मेरे अपने घर से मेरा धर्म संकट में है, मुझे इसको रोकना होगा। धर्म को बचाने के लिए अपने घर से ही शुरुआत करना होगी। राजेंद्र शर्मा को चीफ के सिर को होंठ हिलते दिखाई दे रहे थे। वो क्या बोल रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसकी आंखों के सामने भावना और रिक्शा ड्राइवर की तस्वीरें घूम रही थी। इसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। सर भारी भारी तो हो गया था। एकेडमी की मीटिंग कब खत्म हुई और कब घर आया, इसको किसी भी बात का होश नहीं था। सुबह राजेंद्र शर्मा की आंख देर से खुली। भावना हॉस्पिटल जा चुकी थी। राजू का सर अभी भी भारी था। वो फ्रेश होने के लिए चला गया। वो भावना को रिक्शा ड्राइवर के चुंगल से छुड़ाने की तदबीरें सोचने लगा। आज ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा था। इसने दोस्तों से मिलने का प्रोग्राम बनाया और निकल पड़ा। जैसे तैसे दिन गुजरा। अब वो भावना का इंतजार करने लगा। वो प्लेट की गैलरी में टहलने लगा। भावना के आने का वक्त हो चला। इसकी नजर रास्ते पर जमी थी। एक रिक्शा इंद्रधनुष सोसाइटी के मेन गेट पर रुकी। भावना रिक्शा से उतरकर गिरते गिरते बची। रिक्शा ड्राइवर ने फौरन थाम नहीं लिया होता तो नींद ही पड़ती। राजेंद्र शर्मा ने देखा कि रिक्शा ड्राइवर भावना की कमर पकड़े हुए और इसने रिक्शा ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा है। वो कुछ लचक कर चल रही थी। ये मंजर देखकर राजू का खून खौल गया। वो नीचे की तरफ भागा। अभी वो लिफ्ट तक ही पहुंचा था कि लिफ्ट ऊपर आती दिखाई दी। लिफ्ट से भावना और रिक्शा ड्राइवर बाहर निकले। राजेंद्र शर्मा ने आप देखा न था, एक थप्पड़ कीनकर रिक्शा वाले को जड़ दिया। भावना चिल्ला उठी, ये क्या तमाशा है। इस बेचारे ने मुझे गिरने से बचाया, मुझे लिफ्ट तक के लाया, सहारा दिया और तुम छी। राजू को देखते हुए बोली, तुम्हें तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने तफसील बताई। हॉस्पिटल से जल्दी में आ रही थी कि ऊंची हील की सैंडल से पैर फिसल गया और मोच आ गई। रिक्शा से उतरते ही तकलीफ के मारे पैर जमीन पर नहीं रखे जा रहे थे। गिरते गिरते बची हूँ। इन्होंने सहारा देकर लिफ्ट तक खिलाया है। वो एक ही सांस में पूरी दास्तान सुना बैठी। राजेंद्र शर्मा ने ना चाहते हुए भी रिक्शा ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया। एक झटकी सी नजर रिक्शा वाले पर डाली और भावना को सहारा देकर रूम नंबर 406 की तरफ रवाना हुआ। भावना के हॉस्पिटल जाने के बाद एक सोफे पर बैठकर राजू ने कुछ नंबर मिलाना शुरू किया। चंद लोगों से बात करने के बाद इसने जीवन वाहिनी हॉस्पिटल का नंबर डायल किया और भावना को खुशखबरी दी, क्या शॉपिंग के लिए जाना है। मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा, मिलकर शॉपिंग करेंगे। भावना भी खुश हो गई। मुकर्रर वक्त पर राजू हॉस्पिटल पहुंच गया। भावना इसके इंतजार में थी। दोनों ने शॉपिंग मॉल पहुंचकर खूब शॉपिंग की। अब वो आखिरी लोकल से अपनी मंजिल की तरफ लौट रहे थे। भावना आज बहुत खुश थी। रेलवे स्टेशन से बाहर आए तो देखा कि सिर्फ एक रिक्शा खड़ी है। राजेंद्र शर्मा को इत्मीनान हुआ।
दोनों रिक्शा में सवार हो गए। रिक्शा ड्राइवर ने रिक्शा स्टार्ट करते हुए कहा, मैं तो समझा था आज नहीं आओगे, बहुत देर कर दी। भावना ने तफसील बताई। आज ये शॉपिंग कराने वाले थे, हम दोनों ने जमकर शॉपिंग की, इसलिए देर हो गई। राजू ने चौंक कर ड्राइवर की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जी, जीशान अहमद। उसने जवाब दिया और रिक्शा चल पड़ा। रास्ते में कुछ दूर पर जंगल और सुनसान रास्ता था, जो सुबह और शाम चहलकदमी के लिए इस्तेमाल होता था। जिस वक्त रिक्शा वहां से गुजरा, अचानक 3 से 4 मोटरसाइकिल सवारों ने रिक्शा पर हमला कर दिया। वो सब के सब नकाब में थे। इनके हाथों में चापड़, तलवारें और दीगर हथियार थे। एक नकाबपोश के हाथ में गन भी थी। राजेंद्र शर्मा खौफजदा होकर रिक्शा से उतरा और भाग खड़ा हुआ। जीशान पीछे मुड़कर मज़ाहमत करता रहा। भावना अपना सामान बचाने की फिक्र में थी कि वो नकाबपोश जिसके हाथ में गन थी, इसकी नजर अंगूठी पर पड़ी। उसने करख्त आवाज में कहा, ये अंगूठी और गहने हमें दे दो। भावना ने सामान छोड़ दिया और मुट्ठी भेजकर अपने दोनों हाथों से गहने संभालने लगी। नकाबपोश ने जबरदस्ती भावना के हाथों से अंगूठी उतारी और खुश होता हुआ बोला, चलो रे, अपना काम हो गया। अभी वो अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट भी ना करने पाया था कि जीशान ने पीछे से नकाबपोश को दबोचने की कोशिश की। मोटरसाइकिल आगे बढ़ गई। इसका हाथ नकाबपोश की गर्दन से फिसलकर मोटरसाइकिल के पिछले हिस्से पर पड़ा। इसने गिरफ्त तो मजबूत की और कुछ दूर तक घसीटता चला गया। मोटरसाइकिल लहराई और रास्ते के किनारे गिर गई। जीशान तेजी से उठा। वो नकाबपोश का नकाब नोच लेना चाहता था, लेकिन नकाबपोश ने पूरी कुव्वत से मज़ाहमत की। इसके हाथों से हीरे की अंगूठी छूट गई। नकाबपोश संभला और मोटरसाइकिल लेकर भाग खड़ा हुआ। जीशान ने मोबाइल की टार्च रोशन की और अंगूठी ढूंढने लगा। टार्च की रोशनी पड़ते ही हीरा जगमगाया, अंगूठी मिल गई। जख्मी होने के बावजूद जीशान के चेहरे पर खुशी और इत्मीनान था। उसने अपने कपड़े झाड़े। तब तक भावना भी जीशान के करीब पहुंच चुकी थी। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? उसने भी जीशान के कपड़े झाड़ते हुए पूछा। चोट और जख्म तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर वो बदमाश तुम्हारी कीमती अंगूठी और गहने लूटने में कामयाब हो जाते तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता था। उसने हैरत का इजहार करते कहा, मैं बरसों से इस रास्ते पर सफर करता रहा हूँ, लेकिन कभी इस तरह डकैती की वारदात नहीं हुई। आखिर कौन लोग थे और कहां से आए थे, कुछ समझ में नहीं आया। भावना ने कहा, चलो जीशान भाई, घर चलते हैं और राजू को भी ढूंढना है। कहीं आगे जाकर इन नकाबपोशों ने इन्हें तो कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। मेरा तो दिल घबरा रहा है। जीशान रिक्शा लेकर कुछ ही दूर गया था कि झाड़ियों में से राजू निकलकर रास्ते पर आया और हाथ देकर रिक्शा को रोका। जीशान अहमद ने राजू को बिठाया और दोनों ने बैक जुबान खैरियत दरियाफ्त की। उसने कहा, तलवार और बंदूक देखकर मैं घबरा गया था। करीब की झाड़ियों में छुपता छुपाता आगे बढ़ता रहा। जब वो लोग भी फरार हो गए तो मैं निकल कर आगे आया और तुम लोगों को हाथ दिया। मेरे तो अभी भी हाथ पैर कांप रहे। रास्ते में उन्होंने ज्यादा बातचीत नहीं की। राजू तो बिल्कुल गुमसुम अपनी सोच में दुबका बैठा था। इंद्रधनुष सोसाइटी पहुंचकर राजेंद्र शर्मा और भावना ने बचा कुचा सामान समेटा और प्लेट की तरफ जाने लगे। तभी पीछे से जीशान ने आवाज दी, भावना बाजी, अपने गहने और हीरे की अंगूठी तो लेती जाए। भावना ने मुड़कर देखा। जीशान मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में हीरे की अंगूठी चमक रही थी। अरे, ये तो इस नकाबपोश ने छीन लिया था ना? भावना ने कहा, हाँ, वो तो छीनने में कामयाब हो गया था, लेकिन मैंने जब पीछे से इस पर हमला किया और इसका नकाब नोचने की कोशिश की तो अपनी शनाख्त जाहिर हो जाने के खौफ से इसकी गिरफ्त कमजोर पड़ गई और मैंने मौके का फायदा उठाया। नकाबपोश को गहने और अंगूठी छोड़कर भागना पड़ा। लीजिए आपकी अमानत। उसने अपने हाथ आगे कर दिए। भैया, तुम्हें ज्यादा चोट आई है, प्लेट पर चलो, मैं मरहम पट्टी कर देती हूँ। राजेंद्र शर्मा ने हैरत से मुड़कर देखा और आगे बढ़ गए। इसके कदम लड़खड़ा रहे थे जैसे वही सबसे ज्यादा जख्मी हो। प्लेट पर पहुंचकर भावना ने शॉपिंग के सामान एक सूबे पर पटके और फर्स्ट एड बॉक्स से लाने चली गई। राजेंद्र शर्मा ने सोफे की दूसरी जानिब गिर पड़ा। वो किसी गहरी सोच में था।
भावना ने जीशान के जख्मों को धोया और दवा लगाई। इसके दोनों घुटने फूट गए थे, इनसे खून रस रहा था। अचानक राजेंद्र शर्मा की रिंगटोन बजी। उसने स्क्रीन पर नजर डाली, झटके से उठा और गैलरी में चला गया। फोन उठाते ही इसने कहा, सॉरी यार राहुल, आप लोगों ने मेरे कहने पर वारदात तो अंजाम दी, लेकिन मैं गलत था। भावना और जीशान में कोई लव ब्रेक या लव जिहाद नहीं है, बल्कि बहन और भाई का मजबूत रिश्ता है जो इंसानियत को शर्मसार नहीं करता। हीरे की इस अंगूठी के गायब हो जाने का बहाना बनाकर वह मुसलमान रिक्शा ड्राइवर को रास्ते से हटाना चाहता था। उसने अपनी जान पर खेलकर भावना और इसकी अंगूठी की हिफाजत की है। इस बात ने मेरे दिल पे घर कर दिया है। मेरे अकाउंट में अब भी इतनी रकम है कि अंकुश एकेडमी की मेंबरशिप खत्म करके हीरे की अंगूठी का तावान अदा कर सकता हूँ। अब मेरी आंख खुल गई है, मैं आज ही अंकुश एकेडमी छोड़ दूँ। हीरे की अंगूठी इस उन्वान से अपनी कहानी अपना अफसाना यहाँ पर पेश कर रहे थे साबिर द्वारा साहब। इस पर जो सामान्य तबसरा करना चाहेंगे। साबिर गौहर साहब ने जो अफसाना पेश किया, एक सिंपल सादा सा अफसाना और मौजूद कुछ नया नहीं, जिसमें कहानियों में होता है ना कि सबक आमोज कहानी टाइप की जो कुछ बातें होती हैं। अफसाने के तकाजे अलग होते हैं, उसमें मौजूद के हवाले से जो बात पेश किया जाता है, तो हर लाइन पर जो अफसाने का जो कार्य है तजस्सुस में मुब्तला होता है। और मौजू आज मुझको ऐसा लग रहा है कि जैसे मौजूआत का काल पड़ गया। बिल्कुल सही बात है कि मौजूआत हमेशा से जो बढ़ते जा रहे हैं, पामाल मौजूआत भी सही ट्रीटमेंट की वजह से, अफसानवी रंग में होने की वजह से वो पामाल नहीं लगते, क्योंकि मौजूआत तो बहरहाल नहीं रहेंगे। ये वही है जो आज हाजिर में हम लोग जो देख रहे हैं, आज के पस मंजर में इस तरीके की हम लोग खबरें देखते हैं, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो दिल से वाह जैसी कैफियत निकल जाए, क्योंकि हर किसी के सबकॉन्शियस माइंड में लाशों में इस तरह के वाकयात बसे हुए हैं। और जैसे हम लोग बहुत पहले बोला करते थे, खलील अनमोल साहब और खलील फरीदी वगैरह कुछ इस तरह की कहानियाँ लाते थे, तो उसमें मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात ये थे उनकी कहानियों पर तबसरा करने से पेश था कि मुसलमान बन के मत लिखो, या कोई भी मजहब का अफसाने के तकाजे ऐसे नहीं कि हम मुसलमान बनकर अफसाना एक ही ऐनक से हम लोग देखें और उसको लिखते चले जाएं। कभी भी तस्वीर का दूसरा रूप भी होता है, अफसाना इसी का नाम है, वरना सिर्फ ये सबक आमोज कहानी सिर्फ इसका शुमार हो जाएगा। और मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि आपके पास कहानी ढूंढने का सलीका है, बस मौज़ूआत की तरफ आप ध्यान दें, क्योंकि इसमें आखिर ऐसा क्या नयापन है जो हम लोग आज सर्च कर रहे हैं। इसमें कोई नयापन नहीं, क्योंकि हर एक के सबकॉन्शियस माइंड में भी और शौरी तौर पर भी असर हाजिर के इस तरह के वाक़यात बसे हुए हैं। ज़बान के हवाले से आप चूँकि सीनियर है, ज़बान और बयान आपका हमेशा अच्छा रहा ही है। मैंने हमेशा जब जितने भी आपके अफसाने सुने हैं, ये आपकी खैरखाई में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले भी बोल रहा हूँ कि आपसे तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो कुछ नई आवाज़ें आई है अफसानों के हवाले से, उसमें आपकी आवाज़ काफ़ी तंदुरुस्त और कवाने है। तो साफत का रंग तो उसमें रहता है, जैसे कि मैं बहुत अर्सा पहले इलियास अल्लाह पाक आपको गरी के रहमत करे, उनकी कमी हमेशा महसूस होती है। तो बहुत मेरे ख्याल से जब गुजरात फसादात के जब मामला थे, उस वक्त नसीहत अदब की नशिस्तों में कल सादी असद भाई और मसूद साहब वगैरह रहे होंगे, तो हमारे इलियास सिद्दीकी साहब ने एक अफसाना पेश किया था। तो बुनियादी तौर पर चूँकि आपके ऊपर तहकीक का, सहाफत का, दीगर चीज़ों का रंग बहुत गजब का चढ़ा हुआ था, तो उनके अफसाने में भी जिसको अफसाना बोलकर सुनाए तो उस पर अच्छी खासी सेहतमंद गुफ्तगू हुई थी, तो उसमें सहाफत का अंसुर पूरा गालिब था। बिल्कुल इस अफसाने में भी आपकी जो ओरिजिनिटी है, मतलब बेसिकली जो आप सहाफी हैं, तो वो चीज़ ना चाहते हुए भी लाशौरी तौर पे वो चीज़ आपके कलम में दिखाई दे रही है। मेरा फिर वही बोलना है कि मौजूद अगर कुछ नफ्सियाती कशमकश लिए हुए होता, या हम लोग तजस्सुस में रहते हैं कि यार ये क्या ज़बरदस्त मौजूद है, कितना गजब का है,
तो शायद इस तरह के अफसाने जब जो आप पेश करते तो ऐसे हजारों अफसानों से उस अफसाने की जुदा गाना शनाख्त हो सकती है। ये मेरी ऐसी जाती राय है। आपको मुकम्मल तौर पर इससे इत्तेफाक करने का, इसको सर पे नजरी का आपको मुकम्मल किया है। मेरी फिर वही गुजारिश है कि आप मौज़ूआत भले से ये लाएं, लेकिन इसके अंदर ऐसा रंग या ऐसे तजस्सुस के पहलू या ऐसी बेसाख्तगी रखें जिससे बिल्कुल दिल से वाह निकल जाए। बहरहाल एक अच्छी पेशकश पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी इस बात पर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा गौर करके बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट वाले अफसाने आप सुनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें कहानी के जैसा आंसू महसूस होता है। बहरहाल बहुत मुबारकबाद। साबिर गौहर साहब को मैं सोशल मीडिया पर सियासी उनके जो तबसरे हैं वो पढ़ा करता था। पहले सुकून में मुझे लगता था कि ये शख्स इल्म, अदब, शेर, इन तमाम चीज़ों से आपको वाक़िफ़ रखता है। बारहा एक दो मतलब मुलाकात भी अचानक, वो मुझे नहीं जानते थे, मैंने उनके उन तबसरों की तारीफ भी की। आज जब उनका अफसाना मुझे अनूठी वो पेश कर रहे थे और मैं पढ़ रहा था तो मुझे इस बात का यकीन हो गया कि वाकई ये शख्स जो है सहाफ़ती अंदाज से जो अफसाने पेश किया है, बहरहाल बयानिया बहुत अच्छा है, ज़बान बयान नहायत उम्दा है। इमरान जमील साहब से कई मकामात पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन चूँकि इमरान जमील साहब फ़न अफसाना के ताल्लुक से मुझसे ज़्यादा जानते हैं, उनका जो तबसरा है वो सर आंखों पर, लेकिन पहली मरतबा मैं साबिर गौहर साहब को सुन रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वो मुबारकबाद और कोई सामान तबसरा करना चाहे तो मुझे इजाजत है। मैं एक सवाल सर करना चाहूँगा तालिब इल्म के हैसियत से कि खूब रिस रहा था या रस रहा था? रिस मैं मेरी उर्दू रिस रहा था, घुटने में से घुटना घुटने में कभी अक्सर है लोग फर्क नहीं, रस जो है वो आम से निकलता है और रिस जो है वो भारी रिश्ता है, ताकि से ताकि दोनों अफसाने में बात होना चाहिए। फनकार बहुत उससे आते हैं, इसके जो फन में बात होती है। गुफ्तगू हुई कुछ न कुछ, और इस तरह से गुफ्तगू होती है तो कलमकारान की जो कुछ कमियां और खामियां वो भी समझ में आती है और कुछ खूबियां भी समझ में आती है कि भाई हाँ हमारे अंदर ये खूबियां का हौसला भी मिलता है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ साबिर गौहर साहब को। आइए मैं अगले कलमकार की जानिब चलता हूँ। अगले कलमकार में हमारे मोहतरम अब्दुल रशीद आर्टिस्ट साहब यहाँ पर मौजूद है। मैं इन्हें आवाज़ देता हूँ, बल्कि मैं चाहता था कि मैं मेरी आवाज़ उनको दे दूँ और वो खुद भी बहुत बोलते हैं कि यार तुम्हारी आवाज़ मुझे दे दो, लेकिन अब क्योंकि वो मैं दे नहीं सकता, बहरहाल उसको आवाज़ मैं देता हूँ कि वो अपना अफसाना पेश करे। पचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।